देखिए, वैस्कुलर स्पाज़्म का मतलब होता है चोट लगते ही ब्लड वेसल का तुरंत सिकुड़ जाना। यानी कि जैसे ही आर्टरी या वेन की वॉल डैमेज होती है, उसकी स्मूथ मसल तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करती है और वेसल का डायमीटर कम हो जाता है। इस सडन कॉन्ट्रैक्शन को ही वैस्कुलर स्पाज़्म कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है ब्लड फ्लो को तुरंत कम करना, ताकि ज़्यादा खून बाहर न निकले। यह बॉडी की फर्स्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स होती है जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग सिस्टम को काम शुरू करने का समय देती है। वैस्कुलर स्पाज्म हेमोस्टेसिस का सबसे पहला स्टेप है और यह बिना किसी हार्मोन या क्लॉटिंग फैक्टर के प्योरली लोकल मैकेनिज्म से तुरंत शुरू हो जाती है। इसलिए इसे बॉडी का फास्टेस्ट ब्लीडिंग कंट्रोल मेथड माना जाता है, जो स्पेशली स्मॉल ब्लड वेसल्स में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो वैस्कुलर स्पाज्म बॉडी का इंस्टेंट ब्रेक सिस्टम है, जो ब्लीडिंग को स्लो करके आगे के क्लॉट फॉर्मेशन स्टेप को इफेक्टिव बनाता है। जब किसी ब्लड वेसल में चोट लगती है तो उस वेसल की वॉल में मौजूद स्मूथ मसल्स सेल तुरंत रिएक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। यह कॉन्ट्रैक्शन वेसल के अंदर के रास्ते को नैरो कर देता है, जिससे उस जगह पर ब्लड फ्लो अचानक से कम हो जाता है। इस रिएक्शन को ट्रिगर करने वाले तीन मेन मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है लोकल पेन रिफ्लेक्स। इंजरी से पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और नियर बाई स्मूथ मसल्स को सिग्नल मिलता है कि तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करो। यह न्यूरल रिफ्लेक्स काफ़ी फास्ट होता है और तुरंत इफेक्ट दिखाता है। दूसरा मैकेनिज्म है एंडोथीलियम से निकलने वाला एंडोथिलीन। जब वेसल की इनर लाइनिंग डैमेज होती है तो डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल एक स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर केमिकल रिलीज करती है, जिसको एंडोथिलीन कहते हैं। यह केमिकल नियर बाय स्मूथ मसल्स को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तीसरा मैकेनिज्म होता है प्लेटलेट से रिलेटेड होता है। यह इंजरी साइट पर प्लेटलेट्स एक्टिवेट होकर सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज करते हैं। ये सब्सटेंस ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और वैस्कुलर स्पाज्म को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं जब तक प्लेटलेट्स प्लग और क्लॉट बनाना शुरू न कर दें। इस तरह वैस्कुलर स्पाज्म कोई एक सिंगल एक्शन नहीं होता, बल्कि न्यूरल, केमिकल और प्लेटलेट मेडिएटेड मैकेनिज्म्स का एक कंबाइंड इफेक्ट होता है, जो मिलकर तुरंत ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यह प्रोसेस शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन इतने समय में प्लेटलेट प्लग और कोएगुलेशन सिस्टम अपना काम शुरू कर देते हैं। वैस्कुलर स्पाज्म का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इंजरी साइट पर ब्लड फ्लो को तुरंत कम करना। जब ब्लड वेसल सिकुड़ती है तो उस जगह से गुजरने वाला ब्लड कम हो जाता है, जिससे कि बाहर बहने वाला खून अपने आप घट जाता है। ब्लड फ्लो कम होने से दूसरा फायदा ये होता है कि ब्लड लॉस है वो मिनिमम होता है। यानी कि जब तक बॉडी के बाकी हेमोस्टेटिक मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं, तब तक एक्सेसिव ब्लीडिंग से पेशेंट्स को बचाया जा सके। यह खासकर स्मॉल ब्लड वेसल्स में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जहाँ केवल वैस्कुलर स्पाज्म से ही काफ़ी हद तक ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। तीसरा और बहुत प्रैक्टिकल फंक्शन ये होता है कि वैस्कुलर स्पाज्म बॉडी को प्लेटलेट प्लग और प्रॉपर ब्लड क्लॉट बनाने का समय देता है। स्लोअर ब्लड फ्लो से प्लेटलेट्स को इंजर्ड सरफेस पर चिपकने और आपस में जुड़ने में आसानी होती है और क्लॉटिंग फैक्टर भी उसी जगह कंसंट्रेट हो पाते हैं। अगर वैस्कुलर स्पाज्म न हो तो तेज ब्लड फ्लो प्लेटलेट्स प्लग को बनने ही नहीं देगा। इसलिए वैस्कुलर स्पाज्म को हेमोस्टेसिस का सपोर्ट सिस्टम मानते हैं, जो इनिशियल कंट्रोल करके आगे के स्टेप्स को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। वैस्कुलर स्पाज्म कोई लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म नहीं होती, बल्कि यह एक शॉर्ट लास्टिंग रिस्पॉन्स होता है, जो आमतौर पर कुछ सेकंड्स से लेकर कुछ मिनट्स तक ही रहता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि इंजरी के तुरंत बाद ब्लीडिंग को स्लो कर दे और बॉडी के अगले डिफेंस स्टेप्स को मौका दे। इस शॉर्ट टाइम विंडो के अंदर ही प्लेटलेट्स इंजरी साइट पर पहुंचकर प्लेटलेट प्लग बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन शुरू होती है और कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होने लगती है,
वेस्कुलर स्पाज्म की रोल सेकेंडरी हो जाती है और वेसल धीरे धीरे नॉर्मल साइज की तरफ लौटने लगती है। अगर वेस्कुलर स्पाज्म ही लंबे समय तक चलती रहे तो टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकती है और इसलिए बॉडी इसे टेम्परेरी रखती है। लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग कंट्रोल करने का काम प्लेटलेट प्लग और फाइब्रिन क्लॉट करते हैं, न कि वेस्कुलर स्पाज्म। इसलिए हेमोस्टेसिस को सीक्वेंस से अगर समझें तो पहले वेस्कुलर स्पाज्म होता है जो टेम्परेरी कंट्रोल होता है, फिर प्लेटलेट प्लग बनता है जो प्राइमरी हेमोस्टेसिस है, और फिर फाइब्रिन क्लॉट बनता है जो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस है। वेस्कुलर स्पाज्म सिर्फ शुरुआत का इमरजेंसी ब्रेक होता है, फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। वेस्कुलर स्पाज्म का इफेक्ट स्मॉल ब्लड वेसल्स जैसे कि कैपिलरीज और स्मॉल आर्टरीज में ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इन वेसल्स में थोड़ी सी कंस्ट्रिक्शन से ही ब्लड फ्लो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और ब्लीडिंग जल्दी कंट्रोल में आ जाती है। इसी वजह से छोटे कट्स और माइनर इंजरीज में अक्सर सिर्फ थोड़ी देर दबाने से ही ब्लीडिंग रुक जाती है, क्योंकि वेस्कुलर स्पाज्म और प्लेटलेट प्लग मिलकर काम चला लेते हैं। लेकिन लार्ज ब्लड वेसल्स में वेस्कुलर स्पाज्म अकेले सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ वेसल का डायमीटर ज़्यादा होता है और कंस्ट्रिक्शन से ब्लीडिंग पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं हो पाती। ऐसे केस में प्लेटलेट प्लग और कोएगुलेशन सिस्टम का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन भी ज़रूरी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में वेस्कुलर स्पाज्म ठीक से काम न करे, जैसे कि सीवियर वेसल डैमेज या सर्टेन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में, या कि फिर अगर वेसल बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल हो जाए, तो ब्लीडिंग ज़्यादा और लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि इनिशियल कंट्रोल ही वीक पड़ जाता है। इसे हम कहते हैं डिफेक्टिव वेस्कुलर हेमोस्टेसिस, जिससे कि बर्शिंग और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ती है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको समझें तो वेस्कुलर स्पाज्म इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यह ब्लीडिंग कंट्रोल की फर्स्ट प्रोटेक्टिव वॉल होती है। अगर यह स्टेप कमज़ोर हो जाए तो आगे की क्लॉटिंग मैकेनिज्म पर ज़्यादा लोड पड़ता है और ओवरऑल हेमोस्टेसिस अनस्टेबल हो सकता है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का मतलब होता है कि चोट लगने वाली जगह पर प्लेटलेट्स आपस में चिपक कर एक टेम्परेरी प्लग बना लेते हैं, जो ब्लड के बहाव को तुरंत रोकने में हेल्प करता है। यह हेमोस्टेसिस का सेकेंडरी स्टेप होता है, जो वेस्कुलर स्पाज्म के बाद शुरू होता है। जब ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग टूट जाती है तो अंदर का रफ सरफेस एक्सपोज हो जाता है, जिस पर प्लेटलेट्स आसानी से चिपक सकते हैं। प्लेटलेट्स उस जगह पर अटैच होकर एक दूसरे को अटैच करते हैं और जल्दी से एक प्लेटलेट मास बना लेते हैं, जो होल को टेम्पररी ब्लॉक कर देता है। यह प्लग स्ट्रॉन्ग परमानेंट क्लॉट नहीं होता, बल्कि एक सॉफ्ट और टेम्परेरी बैरियर होता है जो ब्लीडिंग को तुरंत कंट्रोल करता है जब तक कि कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होकर फाइब्रिन क्लॉट न बना दे। स्मॉल वेसल्स में कई बार सिर्फ प्लेटलेट प्लग से ही ब्लीडिंग रुक जाती है। इसको आसान शब्दों में कहें तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बॉडी का एक क्विक पैच सिस्टम है जो चोट लगने पर तुरंत टेम्परेरी कवर लगाकर ज़्यादा ब्लड लॉस से बचाता है। प्लेटलेट्स प्लग बनने की प्रोसेस मेनली 3 स्टेप्स में होती है: एडेशन, एक्टिवेशन और एग्रीगेशन। ये तीनों स्टेप्स बहुत फास्ट होते हैं और कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट भी हो जाते हैं। इसका पहला स्टेप है प्लेटलेट एडेशन। जैसे ही ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग डैमेज होती है तो अंदर का कोलेजन सरफेस एक्सपोज हो जाता है। प्लेटलेट सीधे कोलेजन से स्ट्रांगली चिपक नहीं सकते, इसलिए यहाँ एक ब्रिज मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे वॉन विल ब्रांड फैक्टर (VWF) कहते हैं। VWF इंजर्ड वेसल की सरफेस से भी बाइंड करता है और प्लेटलेट की सरफेस पर मौजूद GP1B रिसेप्टर से भी बाइंड करता है, जिससे प्लेटलेट इंजरी साइट से फर्मली अटैच हो जाता है। अगर VWF कम हो या GP1B रिसेप्टर डिफेक्ट हो तो प्लेटलेट एडेशन ठीक से नहीं हो पाता और पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है, जैसे कि वॉन विल ब्रेन डिजीज या फिर बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में होता है। सेकंड स्टेप है प्लेटलेट एक्टिवेशन।
एडेशन के बाद प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाता है और उसका शेप बदलकर डिस्क से स्पाइकी और इरेगुलर हो जाता है। इससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वह दूसरे प्लेटलेट्स को पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है। एक्टिवेशन के साथ ही प्लेटलेट अपने ग्रेन्यूल्स से कई केमिकल रिलीज करता है, जैसे कि एडीपी, कैल्शियम, सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन ए2। एडीपी नियर बाई प्लेटलेट्स को बुलाता है, कैल्शियम क्लोटिंग कैस्केड के लिए ज़रूरी होता है, सेरोटोनिन ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है और थ्रोम्बोक्सिन ए2 प्लेटलेट एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है। यह सब मिलकर इंजरी साइट पर प्लेटलेट रिस्पॉन्स को तेज़ी से बढ़ा देते हैं। थर्ड स्टेप है प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स आपस में चिपकने लगते हैं, जिसे एग्रीगेशन कहते हैं। इसमें प्लेटलेट के बीच ब्रिज बनाने का काम करता है फाइब्रिनोजेन। प्लेटलेट की सरफेस पर मौजूद GP2B या कि फिर 3A रिसेप्टर फाइब्रिनोजेन से बाइंड करते हैं और फाइब्रिनोजेन दो प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ देता है, जिससे धीरे धीरे प्लेटलेट मास या प्लग बन जाता है। एग्रीगेशन के बिना स्ट्रॉन्ग प्लग नहीं बन सकता, इसलिए अगर GP2B या 3A रिसेप्टर डिफेक्ट हो जाए, जैसे कि क्लेंजमन थ्रोम्बो एस्थीमिया में होता है, तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होने के बावजूद भी सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। इस तरह एडेशन जो है वो प्लेटलेट्स को इंजरी साइट पर लाता है, एक्टिवेशन उन्हें एक्टिव फाइटर बनाता है और एग्रीगेशन उन्हें आपस में जोड़कर टेम्परेरी बैरियर यानी कि प्लेटलेट प्लग बना देता है, जो ब्लीडिंग को तुरंत कंट्रोल करता है जब तक कि परमानेंट फाइब्रिन क्लॉट न बन जाए। प्लेटलेट एडेशन और एक्टिवेशन और एग्रीगेशन के बाद इंजरी साइट पर एक सॉफ्ट प्लेटलेट प्लग बन जाता है। यह प्लग प्लेटलेट का एक लूज सा मास होता है जो टूटे हुए ब्लड वेसल्स के होल को टेम्परेली ब्लॉक कर देता है। इस प्लग का मेन काम है ब्लीडिंग को तुरंत रोकना या बहुत कम कर देना, क्योंकि प्लग सॉफ्ट होता है और फाइब्रिन से मजबूत नहीं हुआ होता, इसलिए यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन यह इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर होता है कि ब्लड का फ्लो स्लो या कि फिर स्टॉप कर दे, खासकर स्मॉल ब्लड वेसल्स में। इस टेम्परेरी कंट्रोल की वजह से बॉडी को काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वह कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट करके फाइब्रिन क्लोट बनाए, जो प्लेटलेट प्लग के ऊपर जाल यानी कि एक नेटवर्क की तरह जम जाता है और क्लोट को स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। अगर प्लेटलेट प्लग न बने तो कोएगुलेशन फैक्टर के बावजूद ब्लीडिंग कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तेज ब्लड फ्लो क्लोट के बनने से पहले ही उसे अपने साथ बहाकर ले जाएगा। इसलिए प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हेमोस्टेसिस का क्रिटिकल ब्रिज स्टेप होता है, जो वैस्कुलर स्पाज्म और फाइनल फाइब्रिन क्लोट के बीच लिंक बनाता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो प्लेटलेट प्लग बॉडी का टेम्परेरी पैच होता है, जो तुरंत लीक बंद करके जब तक कि परमानेंट रिपेयर नहीं हो जाता। अगर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के किसी भी स्टेप में डिफेक्ट हो तो पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, भले ही प्लेटलेट काउंट कितना भी नॉर्मल हो, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम नंबर्स की नहीं होती बल्कि फंक्शन की होती है। इसलिए इसे क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर कहते हैं। अगर बॉडी में वॉन विल ब्रांड फैक्टर VWF की कमी हो जाए तो प्लेटलेट डैमेज वेसल से ठीक से चिपक नहीं पाते, यानी कि प्लेटलेट एडेशन खराब हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि चोट लगने पर प्लेटलेट प्लग बनने में डिले होता है और ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक चलती है। इस वजह से वॉन विल ब्रेन डिजीज़ में पेशेंट को नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी या सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन बनी रहती है। अगर प्लेटलेट की सरफेस पर GP1B रिसेप्टर डिफेक्ट हो जाए तब भी एडेशन ठीक से नहीं हो सकता, जैसे कि बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में होता है, जिससे सिमिलर ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है। अब एग्रीगेशन की बात करें तो एस्पिरिन जैसी ड्रग्स प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम कर देती है। एस्पिरिन प्लेटलेट में थ्रोम्बोक्सिन A2 बनने से रोकता है, जो एग्रीगेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए एस्पिरिन लेने के बाद प्लेटलेट्स आपस में स्ट्रांगली नहीं जुड़ पाते और क्लॉट बनने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से डॉक्टर्स सर्जरी से पहले एस्पिरिन बंद करवाते हैं ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग न हो।
एग्रीगेशन स्टेप में अगर जीपी सेकंड GP2B और 3A रिसेप्टर डिफेक्ट हो, जैसे कि ग्लेंजमैन थ्रोम्बोस्थेनिया में होता है, तो फाइब्रिनोजन प्लेटलेट्स को स्ट्रांगली नहीं जोड़ पाता और स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट प्लग नहीं बन सकता, जिससे सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए जब पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही हो और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल हो, तो डॉक्टर हमेशा प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट और VWF डेफिशिएंसी को सस्पेक्ट करता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्लोटिंग सिस्टम में नहीं होती बल्कि प्राइमरी हेमोस्टेसिस में होती है। कोएगुलेशन पाथवे बॉडी का वह बायोकेमिकल रिएक्शन सिस्टम होता है जिसमें एक के बाद एक नई क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और आखिर में फाइब्रिन का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है जो प्लेटलेट प्लग को परमानेंट क्लॉट में बदल देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम सेकेंडरी हेमोस्टेसिस कहते हैं। प्लेटलेट प्लग ब्लीडिंग को टेम्परेरी रोकता है और वह सॉफ्ट और अनस्टेबल होता है। कोएगुलेशन पाथवे का काम होता है उस प्लग के ऊपर एक फाइब्रिन का जाल बिछा देना ताकि क्लोट मजबूत हो जाए और ब्लड वेसल पूरी तरह सील हो जाए। इस प्रोसेस में क्लोटिंग फैक्टर मोस्टली इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में घूमते रहते हैं। इंजरी के बाद ये फैक्टर्स कैस्केड फैशन में एक्टिवेट होते हैं और इसका मतलब कि एक फैक्टर नेक्स्ट फैक्टर को एक्टिवेट करता है और यह चेन रिएक्शन तेजी से आगे बढ़ती है। इससे क्लोट जल्दी बनता है। कोएगुलेशन सिस्टम को समझने के लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे जल्दी स्टार्ट होता है, इंट्रिंसिक पाथवे एम्प्लीफिकेशन करता है और कॉमन पाथवे फाइनल फाइब्रिन क्लोट बनाता है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो कोएगुलेशन पाथवेज बॉडी का केमिकल सीमेंट सिस्टम होता है जो प्लेटलेट प्लग को स्ट्रॉन्ग परमानेंट सील में बदल देता है ताकि ब्लीडिंग पूरी तरीके से बंद हो सके और हीलिंग सेफली शुरू हो सके। पहले आता है इंट्रिंसिक पाथवे। यह वह क्लोटिंग पाथवे होता है जो ब्लड के अंदर ही स्टार्ट होता है जब ब्लड किसी रफ या डैमेज्ड सरफेस जैसे कि कोलेजन के कांटेक्ट में आता है, यानी कि इसमें बाहर से कोई टिश्यू फैक्टर नहीं चाहिए होता है, सब कुछ ब्लड के अंदर मौजूद फैक्टर से ही एक्टिवेट होता है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। जब ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग टूटती है तो अंदर का कोलेजन एक्सपोज होता है। ब्लड में मौजूद फैक्टर 12 इस कोलेजन से टच होते ही एक्टिवेट होता है। एक्टिवेटेड फैक्टर 12 आगे फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, फिर फैक्टर 11 फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है। इसके बाद एक्टिवेटेड फैक्टर 9 फैक्टर 8 के साथ मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। यहीं से कॉमन पाथवे शुरू होता है। इस पाथवे में फैक्टर का ऑर्डर ऐसे याद रखो: सबसे पहले 12, 11, 9, 8, 10। 10 के बाद कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है। इंट्रिंसिक पाथवे को स्लो पाथवे माना जाता है क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन यह क्लोट फॉर्मेशन को स्ट्रांगली एम्पलीफाई करता है। इससे क्लोट स्टेबल बनता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंट्रिंसिक पाथवे को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वह है APTT, यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अगर APTT बढ़ा हुआ हो तो इसका मतलब है कि इंट्रिंसिक पाथवे के किसी फैक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हेमोफीलिया ए फैक्टर 8 डेफिशिएंसी में होता है, या हेमोफीलिया बी जिसमें फैक्टर 9 डेफिशिएंसी में होता है। इसलिए इंट्रिंसिक पाथवे का मेन रोल है क्लोटिंग प्रोसेस को मेंटेन और स्ट्रेंथन करना, ताकि एक बार क्लोट बनना शुरू हो जाए तो वह जल्दी टूटे नहीं और ब्लीडिंग प्रॉपरली कंट्रोल हो सके। सेकंड है एक्सट्रिंसिक पाथवे। यह वह क्लोटिंग पाथवे होता है जो ब्लड वेसल के बाहर से आने वाले सिग्नल से स्टार्ट होता है, यानी जब आसपास के टिश्यू डैमेज होते हैं
इसलिए इसे एक्सट्रिंसिक कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत ब्लड के बाहर से रिलीज होने वाले फैक्टर से होती है। जब किसी टिश्यू में इंजरी होती है तो डैमेज्ड सेल से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे टिश्यू फैक्टर टीएफ या कि फिर फैक्टर 3 कहा जाता है। यह टिश्यू फैक्टर ब्लड में आकर फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेटेड फैक्टर 7 सीधे जाकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है और यहीं से कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है। इस पाथवे में स्टेप्स काफ़ी कम होते हैं, इसलिए यह बहुत फास्ट पाथवे माना जाता है और ब्लीडिंग कंट्रोल का सबसे जल्दी शुरू होने वाला एक मैकेनिज्म भी यही है। इसके ऑर्डर को ऐसे याद रखो, पहले टिश्यू फैक्टर 3, फिर 7, फिर 10, उसके बाद कॉमन पाथवे। क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्सट्रिंसिक पाथवे को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वह है पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर पीटी बढ़ा हुआ मिलने का मतलब होता है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे या कॉमन पाथवे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि विटामिन के डेफिशिएंसी या लीवर डिजीज में। एक्सट्रिंसिक पाथवे का मेन रोल है क्लोटिंग प्रोसेस को क्विकली स्टार्ट करना ताकि इंजरी के तुरंत बाद ब्लीडिंग तेजी से कंट्रोल की जा सके और फिर इंट्रिंसिक पाथवे उस क्लोट को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाता है। तो पहले एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है, उसके बाद इंट्रिंसिक पाथवे आता है और यह एक्सट्रिंसिक पाथवे बॉडी का अलार्म सिस्टम होता है जो क्लोटिंग को तुरंत ट्रिगर करता है। कॉमन पाथवे वह फाइनल पार्ट ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम होता है जहां इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे मिलकर एक ही रूट से आगे बढ़ते हैं और आखिर में एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रिन क्लोट बनता है। इस पाथवे की शुरुआत फैक्टर 10 के एक्टिवेशन से होती है जिसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेटेड फैक्टर 10 फैक्टर 5 के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन यानी कि फैक्टर 2 को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन कोएगुलेशन सिस्टम का सबसे पावरफुल एंजाइम माना जाता है क्योंकि यह कई स्टेप्स को तेज करता है और क्लॉट फॉर्मेशन को स्पीड अप करता है। इसके बाद थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन यानी कि फैक्टर 1 को काटकर फाइब्रिन थ्रेड में बदलता है और ये फाइब्रिन थ्रेड प्लेटलेट प्लग के ऊपर जाल की तरह फैल जाते हैं और क्लॉट को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाते हैं। इसके साथ ही थ्रोम्बिन फैक्टर 13 को भी एक्टिवेट करता है जो फाइब्रिन थ्रेड को क्रॉस लिंक करके क्लॉट को और ज़्यादा मजबूत कर देता है ताकि क्लॉट जल्दी टूटे नहीं। इसके ऑर्डर को ऐसे याद रखो, पहले 10, 5, फिर 2 यानी थ्रोम्बिन, फिर 1 यानी कि फाइब्रिन और उसके बाद 13 यानी कि स्टेबलाइजेशन। कॉमन पाथवे का रिजल्ट ये होता है कि स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन होता है जो ब्लीडिंग को परमानेंटली स्टॉप करता है और हीलिंग प्रोसेस को सेफ तरीके से शुरू होने देता है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कॉमन पाथवे में डिफेक्ट हो तो दोनों टेस्ट यानी कि पीटी और एपीटीटी दोनों बढ़े हुए मिलेंगे क्योंकि दोनों पाथवे यहीं आकर मिलते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो कॉमन पाथवे बॉडी का फाइनल सीलिंग सीलिंग एक मैकेनिज्म होता है जो टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग को परमानेंट रिपेयर में बदलता है। क्लॉट रिट्रैक्शन वह प्रोसेस है जिसमें ब्लड क्लॉट बनने के बाद वह धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है और ज़्यादा फर्म हो जाता है। यानी कि क्लॉट सिर्फ बनकर वहीं रहता नहीं है बल्कि प्लेटलेट की हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट होकर वूंड को टाइटली सील करता है। जब फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है तो उसके अंदर फंसे हुए प्लेटलेट्स अपने इंटरनल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि एक्टिन और मायोसिन की मदद से सिकुड़ते हैं। इससे फाइब्रिन थ्रेड्स आपस में खिंच जाते हैं और क्लॉट का ओवरऑल साइज छोटा हो जाता है। इस दौरान क्लॉट से क्लियर फ्लूइड बाहर निकलता है जिसको सीरम कहते हैं। क्लॉट रिट्रैक्शन का मेन पर्पज है वुंड एज को पास लेके आना, क्लॉट को मजबूत बनाना और हीलिंग को फास्टर करना। अगर क्लॉट रिट्रैक्ट न करे तो वुंड गैप बड़ा रह सकता है और हीलिंग स्लो हो जाती है।
इसको आसान शब्दों में कहें तो क्लॉट रिट्रैक्शन बॉडी का तरीका है क्लॉट को टाइटन करके प्रॉपर सीलिंग और रिपेयर को तैयार करना, ताकि ब्लड वेसल ठीक से बंद हो सके और टिश्यू रिपेयर स्मूथली शुरू हो सके। क्लॉट रिट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस प्लेटलेट्स के एक्टिव रोल से ही होती है। जब फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है तो प्लेटलेट्स उस फाइब्रिन नेटवर्क में फंसे रहते हैं। इन प्लेटलेट्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, जो बिल्कुल मसल की तरह कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। एक्टिवेशन के बाद प्लेटलेट्स अपने साइटोस्केलेटन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे वे फाइब्रिन थ्रेड को अपनी तरफ खींचते हैं। क्योंकि फाइब्रिन थ्रेड एक नेटवर्क बनाकर पूरे क्लॉट में फैले रहते हैं, इनके खींचने से पूरा क्लॉट धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्लॉट के अंदर से क्लियर फ्लूइड बाहर निकलता है, जिसको सीरम कहते हैं। सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, क्योंकि वो क्लॉट में कंज्यूम हो चुके होते हैं। इसलिए क्लॉट रिट्रैक्शन के बाद जो फ्लूइड निकलता है वह प्लाज्मा नहीं होता, बल्कि सीरम होता है। और प्लाज्मा और सीरम में इतना ही फ़र्क है कि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते जो प्लाज्मा में होते हैं। प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन क्लॉट को सिर्फ छोटा ही नहीं करता, बल्कि उसे और ज़्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। इससे वुंड एज एक दूसरे के पास आ जाते हैं और डैमेज्ड ब्लड वेसल की ओपनिंग इफेक्टिवली बंद हो जाती है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो या प्लेटलेट्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट ही न कर पाए तो क्लॉट रिट्रैक्शन वीक हो जाता है, जिससे क्लॉट लूज रहता है और हीलिंग भी स्लो हो जाती है। इसलिए क्लॉट रिट्रैक्शन सीधे प्लेटलेट फंक्शन से जुड़ी हुई एक प्रोसेस है। क्लॉट रिट्रैक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वुंड एज को एक दूसरे के पास लेके आना। जब क्लॉट सिकुड़ता है तो वह डैमेज्ड ब्लड वेसल के आसपास के टिश्यू को खींचकर पास ले आता है, जिससे कि वुंड का गैप कम हो जाता है और टिश्यू रिपेयर जल्दी शुरू हो पाता है। दूसरा बड़ा फंक्शन है क्लॉट को स्ट्रॉन्ग और कॉम्पैक्ट बनाना। लूज क्लॉट आसानी से टूट सकता है या डिसलॉज हो सकता है, इसलिए रिट्रैक्शन के बाद क्लॉट डेंस और फर्मली अटैच हो जाता है, जिससे कि दोबारा ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाता है। क्लॉट रिट्रैक्शन इंजरी वाले एरिया को छोटा कर देता है, यानी कि डैमेज्ड सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे हीलिंग के लिए नए टिश्यू को कम जगह भरनी पड़ती है और रिकवरी भी जल्दी होती है। इसके अलावा क्लॉट रिट्रैक्शन से सीरम बाहर निकल जाता है, जिससे कि क्लॉट के अंदर अननेसेसरी फ्लूइड नहीं रहता और क्लॉट ज़्यादा स्टेबल रहता है। इस यह स्टेबल क्लॉट फाइब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियल सेल को माइग्रेट करने के लिए प्रॉपर बेस बना देता है, जिससे कि वेसल रिपेयर स्मूथली होती है। क्लॉट रिट्रैक्शन सही तरीके से होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि प्लेटलेट्स फंक्शन ठीक हो, क्योंकि क्लॉट को सिकोड़ने का काम प्लेटलेट्स के एक्टिन और मायोसिन सिस्टम से ही होता है। इसलिए अगर प्लेटलेट काउंट कम हो, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या कि फिर प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्टिव हो, तो क्लॉट रिट्रैक्शन सही से नहीं हो पाएगा। दूसरी ज़रूरी चीज़ है एडिक्वेट फाइब्रिन फॉर्मेशन। अगर प्रॉपर फाइब्रिन नेटवर्क नहीं बनेगा तो प्लेटलेट के पास खींचने के लिए स्ट्रक्चर ही नहीं होगी और क्लॉट सिकुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए कोएगुलेशन फैक्टर का सही तरीके से काम करना भी ज़रूरी होता है। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी। प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी लगती है। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इम्पेयर्ड है या प्लेटलेट एंजाइम ठीक से काम नहीं करे तो कॉन्ट्रैक्शन वीक हो सकता है और क्लॉट रिट्रैक्शन इनकम्प्लीट रह सकता है। इसलिए क्लॉट रिट्रैक्शन को आप प्लेटलेट फंक्शन प्लस फाइब्रिन नेटवर्क प्लस एनर्जी सप्लाई का एक कंबाइंड रिजल्ट मान सकते हो। इसमें से किसी भी पार्ट में डिफेक्ट होने पर क्लॉट वीक रहेगा और हीलिंग स्लो हो जाएगी, जिससे ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ सकता है। क्लॉट रिट्रैक्शन हीलिंग प्रोसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यह क्लॉट को मजबूत बनाकर रीब्लीडिंग के रिस्क को कम करता है और वुंड एज को पास लाकर टिश्यू रिपेयर को तेज करता है। अगर क्लॉट प्रॉपरली रिट्रैक्ट न करता हो तो क्लॉट लूज रह सकता है और हल्की मूवमेंट या ब्लड फ्लो से भी टूट सकता है, जिससे दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो सकती है।
अगर क्लॉट रिट्रैक्शन डिफेक्टिव होती है, जब प्लेटलेट काउंट कम होता है जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, या जब प्लेटलेट्स का फंक्शन खराब हो जैसे कि क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर में, ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग सिर्फ क्लॉट बनने तक ही नहीं रुकती बल्कि बाद में भी चलती रहती है, और वुंड्स ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। फाइब्रिनोलाइसिस वह प्रोसेस है जिसमें ब्लड ऑलरेडी बने हुए फाइब्रिन क्लॉट को धीरे धीरे तोड़कर हटा देती है। जब ब्लड वेसल्स की रिपेयर हो जाती है और क्लॉट की ज़रूरत खत्म हो जाती है, इसका मेन पर्पस है नॉर्मल ब्लड फ्लो को फिर से रिस्टोर करना और अननेसेसरी ब्लॉकेज को प्रिवेंट करना। जब इंजरी होती है तब क्लॉट बनना ज़रूरी होता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, लेकिन हीलिंग के बाद क्लॉट अगर बना रहे तो वह ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। इसलिए बॉडी के पास एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम होता है जिसको फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं, जो क्लॉट को सेफली डिसॉल्व कर लेता है। इस प्रोसेस में फाइब्रिन थ्रेड छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाते हैं और क्लॉट धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है बिना वेसल्स को डैमेज किए। यह हेमोस्टेसिस का फाइनल स्टेप माना जाता है जो क्लॉट फॉर्मेशन और क्लॉट रिमूवल के बीच बैलेंस बनाए रखता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो फाइब्रिनोलाइसिस बॉडी का क्लॉट रिमूवल सिस्टम है जो हीलिंग के बाद रास्ता साफ करता है ताकि ब्लड फ्रीली फ्लो करता रहे और थ्रोम्बोसिस न हो। फाइब्रिनोलाइसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट और डायरेक्ट क्लॉट ब्रेकिंग एंजाइम होता है उसको प्लाज्मिन कहते हैं। प्लाज्मिन वही एंजाइम है जो फाइब्रिन थ्रेड्स को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे क्लॉट धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ब्लड में प्लाज्मिन नॉर्मली एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता बल्कि यह एक इनएक्टिव फॉर्म में ही मौजूद होता है जिसको प्लाज्मिनोजेन कहते हैं। प्लाज्मिनोजेन क्लॉट के अंदर ही जमा रहता है और जब हीलिंग शुरू हो जाती है तब यह एक्टिवेट होकर प्लाज्मिन बनता है। इससे क्लॉट लोकल लेवल पर ही डिसॉल्व होता है और पूरे बॉडी में अननेसेसरी क्लॉट ब्रेकडाउन नहीं होता। प्लाज्मिन सिर्फ फाइब्रिन ही नहीं बल्कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी डिग्रेड कर सकता है, इसलिए इसकी एक्टिविटी को टाइटली कंट्रोल किया जाता है ताकि एक्सेस ब्लीडिंग न हो जाए। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अगर प्लाज्मिन ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है, और अगर प्लाज्मिन एक्टिवेशन कम हो जाए तो क्लॉट लंबे समय तक बना रह सकता है और थ्रोम्बोसिस का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए प्लाज्मिन फाइब्रिनोलाइसिस सिस्टम का फाइनल एग्जीक्यूटर एंजाइम होता है जो क्लॉट को फिजिकली तोड़कर हटाता है। ब्लड में प्लाज्मिन डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में तो रहता नहीं है बल्कि प्लाज्मिनोजेन नाम की एक इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है ताकि अननेसेसरी क्लॉट ब्रेकडाउन न हो। जब क्लॉट की ज़रूरत ख़त्म होने लगती है और हीलिंग शुरू हो जाती है तब प्लाज्मिनोजेन को एक्टिव करके प्लाज्मिन बनाया जाता है। प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में बदलने का मेन काम एक न्यूट्रल एक्टिवेटर होता है जिसको टीपीए यानी कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं, ये करता है। टीपीए डैमेज्ड ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल सेल से रिलीज होता है और यह मेनली क्लॉट के पास ही काम करता है जिससे फाइब्रिनोसिस लोकल और कंट्रोल्ड रहती है। एक दूसरा एक्टिवेटर होता है यूरोकेसिन यूरोकिनेज, जो ब्लड और टिश्यू में मौजूद रहता है और प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेशन में हेल्प करता है, खासकर यूरिनरी ट्रैक और कुछ टिश्यू एरिया में। एक बार जब प्लाज्मिन बन जाता है वह फाइब्रिन थ्रेड को काटकर क्लॉट को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। यह प्रोसेस धीरे धीरे होती है ताकि क्लॉट अचानक टूटकर एम्बोलस न बना दे, और क्लिनिकल यूज में टीपीए जैसी ड्रग्स को डॉक्टर्स हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देते हैं ताकि डेंजरस क्लॉट को जल्दी डिसॉल्व किया जा सके। इस तरह प्लाज्मिन एक्टिवेशन टाइटली रेगुलेटेड स्टेप है जो यह इंश्योर करता है कि क्लॉट वही और तभी हटे
जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी हो। फाइब्रिनोलाइसिस का मेन फंक्शन है फाइब्रिन क्लॉट को तोड़कर हटाना। जब ब्लड वेसल की रिपेयर हो जाती है और ब्लीडिंग का डेंजर भी ख़त्म हो जाता है, इससे ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन फिर से खुल जाता है और नॉर्मल ब्लड फ्लो रिस्टोर होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी में अननेसेसरी क्लॉट एक्यूमुलेशन को रोकना। अगर हर क्लॉट परमानेंट बना रहे तो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी और थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। फाइब्रिनोलाइसिस इस रिस्क को कंट्रोल में रखता है। फाइब्रिनोलाइसिस हीलिंग प्रोसेस का भी हिस्सा होता है क्योंकि क्लॉट हटने के बाद नए एंडोथेलियल सेल वेसल की इनर लाइनिंग को रिपेयर करते हैं और नॉर्मल स्ट्रक्चर रिस्टोर हो जाता है। इससे ब्लड वेसल फिर से स्मूथ बनता है और फ्यूचर क्लॉट फॉर्मेशन का चांस भी कम होता है। इसके अलावा फाइब्रिनोलाइसिस कोएगुलेशन सिस्टम के साथ बैलेंस बनाकर रखता है। जहाँ कोएगुलेशन क्लॉट बनाता है वहीं फाइब्रिनोलाइसिस उसे सही समय पर हटाता है ताकि बॉडी में क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग का प्रॉपर बैलेंस बना रहे। सिंपल शब्दों में कहें तो फाइब्रिनोलाइसिस बॉडी का क्लीनअप सिस्टम होता है जो काम पूरा हो चुके क्लॉट्स को सेफ्टी हटाकर सर्कुलेशन को नॉर्मल बनाता है। फाइब्रिनोलाइसिस काफ़ी पावरफुल प्रोसेस है, इसलिए बॉडी इसे टाइट कंट्रोल में रखती है ताकि क्लॉट ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी या पूरे शरीर में डिसॉल्व न हो जाए, वरना डेंजरस ब्लीडिंग हो सकती है। इस कंट्रोल का काम कुछ स्पेशल इनहिबिटर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनहिबिटर होता है पीएआई, यानी कि प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर। पीएआई का काम है टीपीए और यूरोकिनेज को इनहिबिट करना, यानी कि प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में बदलने की प्रोसेस को स्लो या स्टॉप कर देना। इससे प्लाज्मिन बनने की स्पीड कंट्रोल में रहती है और क्लॉट अचानक डिसॉल्व नहीं होता। दूसरा मेजर इनहिबिटर है अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन। यह डायरेक्टली प्लाज्मिन से बाइंड करके उसे इनएक्टिव कर देता है ताकि प्लाज्मिन पूरे सर्कुलेशन में घूमकर हेल्दी क्लॉट या क्लॉटिंग फैक्टर को न तोड़ दे। यह प्लाज्मिन को मेनली क्लॉट के एरिया तक लिमिट रखता है। इसके अलावा कुछ माइनर इनहिबिटर्स भी होते हैं जो फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। लेकिन पीएआई और अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलेटर्स माने जाते हैं। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अगर इनहिबिटर्स काम न करें या एब्सेंट हो तो एक्सेस फाइब्रिनोलाइसिस हो सकता है और पेशेंट में सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। वहीं अगर इनहिबिटर्स ज़्यादा एक्टिव हो या फाइब्रिनोलाइसिस सप्रेस्ड हो तो क्लॉट लंबे समय तक बने रह सकते हैं और थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए फाइब्रिनोलाइसिस और इसके इनहिबिटर्स मिलकर बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन और क्लॉट रिमूवल के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। फाइब्रिनोलाइसिस बॉडी को डेंजरस क्लॉट से बचाने का सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल मैकेनिज्म है। अगर फाइब्रिनोलाइसिस ठीक से काम न करे और क्लॉट्स डिसॉल्व न हो तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस बनती हैं। इसलिए नॉर्मल फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी सर्कुलेशन को ओपन और सेफ बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है। इसके उलट अगर फाइब्रिनोलाइसिस ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो क्लॉट जल्दी टूट जाता है और पेशेंट्स में ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, जैसे सर्जरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग या स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। कुछ लीवर डिजीज और मैसिव ट्रॉमा में एक्सेस फाइब्रिनोलाइसिस देखी जा सकती है। एंटीकोएगुलेंट्स वे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड में क्लॉट बनने की प्रोसेस को रोकते हैं या स्लो कर देते हैं ताकि ब्लड अननेसेसरी जगहों पर जमकर वेसल्स को ब्लॉक न कर दे। इनका काम क्लॉट को तोड़ना नहीं होता बल्कि क्लॉट बनने से पहले ही कोएगुलेशन प्रोसेस को कंट्रोल में रखना होता है। बॉडी में कोएगुलेंट्स नेचुरली भी मौजूद होते हैं जो कोएगुलेशन सिस्टम के साथ
बैलेंस बनाकर रखते हैं ताकि क्लॉट सिर्फ वहीं बने जहां उसकी ज़रूरत हो। अगर यह बैलेंस न हो तो बॉडी में अनवांटेड क्लॉट बनने लगते हैं, जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। मेडिकल प्रैक्टिस में कोएगुलेंट्स ड्रग्स भी यूज़ की जाती है जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनमें क्लॉट बनने का रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, सर्जरी के बाद या कुछ रिदम डिसऑर्डर्स में। ये ड्रग्स क्लॉट को डिसॉल्व नहीं करती बल्कि नए क्लॉट बनने और एग्जिस्टिंग क्लॉट के बढ़ने को रोकती है। सिंपल शब्दों में कहें तो एंटीकोगुलेंट्स बॉडी की क्लॉट कंट्रोल सिस्टम है जो यह इंश्योर करते हैं कि ब्लड फ्लूइड स्टेट में रहे और सर्कुलेशन स्मूथ बना रहे जब तक क्लॉट की रियल नीड न हो। अब कुछ नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल सिस्टम्स होते हैं जो कोएगुलेशन प्रोसेस को कंट्रोल में रखते हैं ताकि क्लॉट सिर्फ इंजरी साइट पर ही बने और पूरे सर्कुलेशन में अनवांटेड क्लॉट न बने। इन सिस्टम्स को ही नेचुरल कोएगुलेशंस या फिर कोएगुलेंट्स कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल कोएगुलेंट है एंटीथ्रोम्बिन 3। यह डायरेक्टली थ्रोम्बिन यानी कि फैक्टर 2A और कई एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि फैक्टर 10A, फैक्टर 9A, फैक्टर 11A और फैक्टर 12A को इनएक्टिव कर देते हैं। इसका मतलब है कि यह क्लॉटिंग कैस्केड को बीच में ही रोक देते हैं। हेपरिन नाम की नेचुरल सब्सटेंस एंटीथ्रोम्बिन 3 के एक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, इसलिए हेपरिन ड्रग्स भी इसी मैकेनिज्म पर काम करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम है प्रोटीन सी और प्रोटीन एस का कॉम्बिनेशन। ये दोनों मिलकर फैक्टर 5A और फैक्टर 8A को इनएक्टिवेट करते हैं, जो कोएगुलेशन कैस्केड के पावरफुल एम्पलीफायर्स होते हैं। जब ये फैक्टर्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो क्लॉट फॉर्मेशन की स्पीड काफ़ी हद तक कम हो जाती है। प्रोटीन सी और प्रोटीन एस दोनों विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए विटामिन के डेफिशिएंसी में क्लॉटिंग और एंटीकोगुलेशन दोनों सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इनहिबिटर होता है टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, TFPI। यह स्पेशली इंट्रिंसिक पाथवे को कंट्रोल करता है, नहीं सॉरी, एक्सट्रिंसिक पाथवे को कंट्रोल करता है, यानी कि टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 8 के कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है ताकि क्लॉटिंग सिस्टम इंजरी के बाद अनकंट्रोल्ड तरीके से एक्टिवेट न हो जाए। इन नेचुरल कोएगुलेंट्स का कंबाइंड रोल है बॉडी में कोएगुलेशन और एंटी कोएगुलेशन के बीच बैलेंस बनाए रखना। अगर ये सिस्टम ठीक से काम न करे तो पेशेंट में रिपीटेड थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जैसे कि एंटीथ्रोम्बिन डेफिशिएंसी या प्रोटीन सी या प्रोटीन एस डेफिशिएंसी में। एंटीकोगुलेंट्स बॉडी के इंटरनल सेफ्टी गार्ड होते हैं जो क्लॉटिंग सिस्टम को ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होने से रोकते हैं। ड्रग एंटीकोगुलेंट्स वे मेडिसिन्स होती हैं जो डॉक्टर्स पेशेंट को देते हैं ताकि अनवांटेड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जा सके या एग्जिस्टिंग क्लॉट को बढ़ने से रोका जा सके। ये ड्रग्स क्लॉट को तोड़ती नहीं है बल्कि कोएगुलेशन कैस्केड के अलग अलग स्टेप्स को ब्लॉक करके क्लॉट बनने की प्रोसेस को स्लो या स्टॉप करते हैं। सबसे कॉमनली यूज्ड ड्रग है हेपरिन। हेपरिन हॉस्पिटल सेटिंग में एक इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है और इसका एक्शन काफ़ी फास्ट होता है। यह एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A जैसे क्लॉटिंग फैक्टर को क्विकली इनहिबिट करता है। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे कि DVT, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या हार्ट अटैक में हेपरिन तुरंत प्रोटेक्शन देता है। दूसरी इम्पोर्टेंट ड्रग है वॉरफेरिन, जो ओरल टैबलेट के रूप में दी जाती है और लॉन्ग टर्म एंटीकोएगुलेशन के लिए यूज होती है। वॉरफेरिन लीवर में विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 को सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इसका इफेक्ट धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन शुरुआत में हेपरिन के साथ ओवरलैप किया जाता है। वॉरफेरिन लेते समय PT या INR मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है ताकि ब्लीडिंग का रिस्क न बढ़े।
एंटीकोअगुलेंट्स क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बॉडी को डेंजरस ब्लड क्लॉट से बचाते हैं जो ब्लड वेसल को ब्लॉक करके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा कर सकते हैं। अगर क्लॉट हार्ट की आर्टरी में बन जाए तो हार्ट अटैक, ब्रेन की वेसल्स में बन जाए तो इस्मिक स्ट्रोक और लेग्स की वेन में बने तो डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है जो आगे चलकर लंग्स में जाकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी बन सकता है। इन सभी कंडीशंस में एंटीकोगुलेंट्स ड्रग पेशेंट की लाइफ बचाने में काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। सर्जरी के बाद और लंबे समय तक बेड रेस्ट वाले पेशेंट्स में ब्लड स्लो फ्लो करता है जिससे क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में एंटीकोगुलेंट्स प्रिवेंटिव रूप में दिए जाते हैं ताकि पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोसिस न हो सके। हार्ट रिदम डिसऑर्डर जैसे कि एट्रियल फाइब्रिलेशन में भी एंटीकोगुलेंट्स ज़रूरी होते हैं क्योंकि इर्रेगुलर हार्ट बीट से हार्ट में क्लॉट बन सकता है जो ब्रेन में जाकर स्ट्रोक करा सकता है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स की इंपॉर्टेंस भी क्लिनिकली काफ़ी ज़्यादा है। अगर बॉडी में एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन सी या प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी हो जाए तो यंग एज में भी रिपीटेड क्लॉट्स बन सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ एंटीकोगुलेंट्स का मिसयूज़ या ओवरडोज सीवियर ब्लीडिंग भी करा सकता है जैसे इंटरनल ब्लीडिंग या ब्रेन हेमोरेजिया। इसलिए वॉल्फेरिन जैसी ड्रग्स में रेगुलर आईएनआर मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है और नई ड्रग्स में भी पेशेंट सिलेक्शन और डोज कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह एंटीकोगुलेंट्स मेडिसिन का वह हिस्सा है जो क्लॉटिंग और ब्लीडिंग के बीच बैलेंस बनाए रखते हैं। सही पेशेंट में सही डोज लाइफ सेविंग होती है और गलत यूज़ डेंजरस हो सकती है। इसलिए क्लिनिकल जजमेंट यहाँ काफ़ी क्रिटिकल होता है। हेमोफीलिया एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में किसी इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है जिस वजह से नॉर्मल फाइब्रिन क्लॉट ठीक से नहीं बन पाता। इसका रिजल्ट ये होता है कि चोट लगने पर कभी कभी बिना चोट लगने पर भी ब्लीडिंग लंबे समय तक चलती रहती है। मोस्ट कॉमन टाइप इसमें है हेमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है और हेमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। ये दोनों फैक्टर्स इंट्रिंसिक पाथवे का हिस्सा होते हैं। इसलिए हेमोफीलिया में सेकेंडरी हेमोस्टेसिस डिफेक्टिव हो जाता है जबकि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नॉर्मली रहता है। अब क्योंकि क्लॉट स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता इसलिए ब्लीडिंग बार बार हो सकती है और जो क्लॉट बनता भी है वह स्टेबल नहीं रहता। इसी यही वजह है कि हेमोफीलिया पेशेंट्स में जॉइंट्स और मसल्स के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा देखी जाती है जिसको हेमेर्थ्रोसिस और मसल्स है हेमेटोमा कहते हैं। देखिए हेमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है यानी कि इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है क्योंकि मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और अगर उस एक्स पर डिफेक्टिव जीन आ जाए तो डिजीज डायरेक्टली एक्सप्रेस हो जाती है। इसलिए हेमोफीलिया ज़्यादातर मेल्स में दिखाई देता है। फीमेल्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं इसलिए अगर एक एक्स पर डिफेक्टिव जीन हो और दूसरा नॉर्मल हो तो डिजीज़ यूजुअली एक्सप्रेस नहीं होता लेकिन वह फीमेल कैरियर बन जाती है। कैरियर मदर अपने बेटे को डिजीज़ दे सकती है और बेटी को कैरियर बना सकती है। इनहेरिटेंस पैटर्न को ऐसे समझो जैसे कैरियर मदर प्लस नॉर्मल फादर तो 50% सन्स अफेक्टेड होंगे और 50% डॉटर कैरियर्स होंगी। और अगर अफेक्टेड फादर है और नॉर्मल मदर है तो सन से नॉर्मल यानी फादर से वाई मिलता है और इसमें सारी की सारी डॉटर्स कैरियर बनेंगी। रेयर केसेस में फीमेल्स में भी हेमोफीलिया हो सकती है जैसे जब दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो या एक्सट्रीम लियोनाइजेशन हो लेकिन प्रैक्टिकली मोस्ट केसेस में मेल पेशेंट्स ही इसके शिकार होते हैं। देखिए हीमोफीलिया का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग।
यानी चोट लगने के बाद ब्लीडिंग काफ़ी देर तक चलती रहती है और इजीली स्टॉप भी नहीं होती। यहाँ तक कि छोटी इंजरीज में भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और सर्जिकल प्रोसीजर्स या डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। हेमोफीलिया की एक क्लासिक और वेरी इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि है जॉइंट ब्लीडिंग, जिसको हेमर्थ्रोसिस कहते हैं। मोस्टली नी, एंकल और एल्बो जॉइंट्स में ब्लड जमा हो जाता है, जिससे जॉइंट पेनफुल, स्वेलन और स्टिफ हो जाता है। अगर बार बार हेमर्थ्रोसिस हो तो जॉइंट डैमेज परमानेंट हो सकता है और पेशेंट को डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इसके अलावा हेमोफीलिया पेशेंट्स में मसल हेमेटोमास भी हो सकता है, यानी कि मसल्स के अंदर ब्लड जमा हो जाता है, जिससे पेन, स्वेलिंग और मूवमेंट डिफ़िकल्टी हो सकती है। कभी कभी ये हेमेटोमास नियर बाई नर्व्स को कंप्रेस कर देते हैं, जिससे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। स्किन पर स्मॉल ब्रसेस और सुपरफिशियल ब्लीडिंग उतनी ही प्रोमिनेंट नहीं होती जितनी प्लेटलेट डिसऑर्डर में होती है, क्योंकि हेमोफीलिया में प्लेटलेट फंक्शन नॉर्मल रहता है। प्रॉब्लम डीप टिश्यू ब्लीडिंग में ज़्यादा होती है। सीवियर केसेस में इंटरनल ब्लीडिंग जैसे कि ब्रेन हेमोरेजिया या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, खासकर बच्चों में हेड इंजरी के बाद। इसलिए हेमोफीलिया को क्लिनिकली एक डीप ब्लीडिंग डिसऑर्डर माना जाता है, जिसमें क्लॉट स्टेबल न होने के कारण ब्लीडिंग टिश्यू के अंदर जमा हो जाती है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं। हेमोफीलिया में प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नॉर्मल होता है, इसलिए प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल रहता है और ब्लीडिंग टाइम भी यूजुअली नॉर्मल ही होती है। प्रॉब्लम प्लेटलेट लेवल पर नहीं होती है, बल्कि कोएगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी में होती है। सबसे इम्पोर्टेंट लैब फाइंडिंग होती है एपीटीटी, यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसमें एपीटीटी बढ़ा हुआ होता है क्योंकि हेमोफीलिया ए और बी दोनों इंट्रिंसिक पाथवे की फैक्टर यानी कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होते हैं और इंट्रिंसिक पाथवे को एपीटीटी से टेस्ट किया जाता है, इसलिए एपीटीटी प्रोलॉन्ग्ड मिलती है। दूसरी तरफ पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये नॉर्मल रहता है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे हेमोफीलिया में अफेक्टेड नहीं होता। इसलिए स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए फैक्टर ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिनसे एग्जैक्ट पता चलता है कि फैक्टर 8 कम है या फैक्टर 9 कम है, जिससे हेमोफीलिया ए और बी को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो देखिए, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है, ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल होता है, एपीटीटी ये बढ़ा हुआ होता है और पीटी भी नॉर्मल होता है। यह लैब पैटर्न डॉक्टर्स को स्ट्रांगली हीमोफीलिया की तरफ इंडिकेट करता है और आगे कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए गाइड करता है। वॉन विलब्रेंड डिजीज एक कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी में वॉन विलब्रेंड फैक्टर वीडब्ल्यूएफ की कमी या खराब फंक्शनिंग होती है। वीडब्ल्यूएफ एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो प्लेटलेट को इंजर्ड ब्लड वेसल्स से चिपकने में मदद करता है और साथ ही फैक्टर 8 को प्रोटेक्ट करके उसकी लेवल मेंटेन करता है। जब वीडब्ल्यूएफ ठीक से काम नहीं करता तो प्लेटलेट एडिशन कमज़ोर हो जाता है, यानी कि प्लेटलेट से इंजरी साइट से ठीक तरह तरीके से अटैच नहीं हो पाते। इसके साथ साथ फैक्टर 8 लेवल भी गिर सकता है, जिससे कोएगुलेशन प्रोसेस भी वीक हो जाती है। इसलिए वी डब्ल्यू डी में प्रॉब्लम में प्राइमरी हेमोस्टेसिस यानी कि प्लेटलेट एडिशन और कुछ हद तक सेकेंडरी हेमोस्टेसिस यानी कि फैक्टर 8 दोनों में होती है। इस डिजीज़ में ब्लीडिंग पैटर्न हेमोफीलिया से अलग होता है। यहाँ ब्लीडिंग मेनली म्यूकोसल सरफेस से होती है, जैसे कि नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और माइनर इंजरी के बाद प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। सिंपल शब्दों में कहें तो वीडब्ल्यूडी वह कंडीशन है जिसमें बॉडी के पास प्लेटलेट्स को सरफेस से चिपकाने वाला ग्लू और फैक्टर 8 को प्रोटेक्ट करने वाला शील्ड दोनों वीक पड़ जाते हैं, इसलिए ब्लीडिंग इजीली और बार बार होती है।
VWD में सबसे पहला और डायरेक्ट इफेक्ट होता है प्लेटलेट एडिशन का। ये इसमें प्लेटलेट एडिशन खराब हो जाता है। नॉर्मली VWF प्लेटलेट्स और डैमेज्ड ब्लड वेसल्स की सरफेस के बीच ब्रिज बनाता है, लेकिन जब VWF कम या डिफेक्टिव होता है तो प्लेटलेट्स इंजरी साइट से ठीक से चिपक नहीं पाते। इसका मतलब है कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन स्लो और वीक हो जाती है, जिससे कि ब्लीडिंग जल्दी और ज़्यादा होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है फैक्टर 8 लेवल का कम हो जाना। VWF नॉर्मली फैक्टर 8 को ब्लड में स्टेबलाइज करके रखता है और उसे जल्दी टूटने से बचाता है। जब VWF नहीं होता तो फैक्टर 8 जल्दी डिग्रेड हो जाता है और उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इससे कोएगुलेशन कैस्केड भी वीक हो जाती है और क्लॉट स्टेबल बनने में डिफ़िकल्टी होती है। इन दोनों इफ़ेक्ट्स की वजह से VWD में ब्लीडिंग पैटर्न ऐसा होता है कि जिसमें सरफेस लेवल पर म्यूकोसल ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जैसे नोज़ ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, हैवी पीरियड्स और डेंटल प्रोसीजर्स के बाद प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। डीप जॉइंट ब्लीडिंग, जो हेमोफीलिया में कॉमन होती है, वह VWD में यूजुअली रेयर होती है। इस तरह VWD को एक मिक्स्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर माना जाता है, जिसमें प्रॉब्लम प्लेटलेट्स फंक्शंस में भी होती है और क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटेक्शन में भी। इसलिए ब्लीडिंग टेंडेंसी मल्टी फैक्टोरियल होती है। VWD में ब्लीडिंग का पैटर्न मोस्टली म्यूकोसल और सुपरफिशियल टाइप का होता है। सबसे कॉमन सिम्टम होता है रिकरेंट नोज ब्लीडिंग, जो बच्चों और यंग अडल्ट्स में बार बार हो सकता है। इसके साथ गम्स ब्लीडिंग, बर्शिंग के समय या कि फिर मेजर इंजरी पर ब्लीडिंग भी कॉमन होती है। फीमेल्स में VWD का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मेनोरेजिया, यानी कि पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होना। कई बार यही फर्स्ट सिम्टम होता है जिससे डिजीज़ सस्पेक्ट होती है। छोटी मोटी चोट, कट्स या डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद ब्लीडिंग लंबे समय तक चलती रहती है, क्योंकि प्लेटलेट प्लग जल्दी और इफेक्टिवली नहीं बन पाता और क्लॉट भी वीक रहता है। स्किन पर ब्रशेस भी जल्दी पड़ जाते हैं, लेकिन हेमोफीलिया की तरह जॉइंट्स और मसल्स के अंदर डीप ब्लीडिंग, जिसको हेमरथ्राइसोसिस कहते हैं, यूजुअली नहीं होता। यह डिफरेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यह डिफरेंशिएशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीवियर केसेस में सर्जरी या डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए VWD पेशेंट्स में प्रोसीजर से पहले स्पेशल प्रिकॉशंस और कभी-कभी VWF रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। ओवरऑल VWD में ब्लीडिंग मोस्टली सुपरफिशियल और म्यूकोसल साइट से ही रिलेटेड होती है, जो प्लेटलेट एडिशन डिफेक्ट की तरफ पॉइंट करती है। PWD में प्लेटलेट काउंट यूजुअली नॉर्मल रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम प्लेटलेट्स की संख्या में नहीं होती बल्कि उनके एडिशन फंक्शन में होती है। सबसे इम्पोर्टेंट लैब फाइंडिंग होती है ब्लीडिंग टाइम का बढ़ा हुआ होना, क्योंकि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन स्लो होती है डिफेक्टिव एडिशन की वजह से। यही पॉइंट VWD को कोएगुलेशन फैक्टर डिसऑर्डर से अलग करता है, क्योंकि VWF फैक्टर 8 को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए VWD में फैक्टर 8 लेवल भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से APTT थोड़ा बढ़ा हुआ मिल सकता है। लेकिन यह इंक्रीज हेमोफीलिया जितना ज़्यादा नहीं होता। PT यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये नॉर्मल रहता है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे अफेक्ट होती ही नहीं है। स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए VWF एंटीजन लेवल और रेस्टोसेटिन को फैक्टर एक्टिवली टेस्ट किए जाते हैं, जो प्लेटलेट VWF इंटरेक्शन को एक्सेस करते हैं। देखो, इसको सिंपलीफाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट जो काउंट होता है वो नॉर्मल होता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ होता है और APTT नॉर्मल ही होता है और PT भी नॉर्मल होता है। यह लैब पैटर्न डॉक्टर्स को VWD की तरफ स्ट्रांगली इंडिकेट करते हैं, खासकर म्यूकोसल ब्लीडिंग हिस्ट्री के साथ। हीमोफीलिया और VWD दोनों ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन इनका कॉज, ब्लीडिंग पैटर्न और लैब फाइंडिंग्स अलग-अलग होते हैं। इसलिए क्लिनिकली इन्हें डिफरेंशिएट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस
कॉज में है। हीमोफीलिया में स्पेसिफिक क्लोटिंग फैक्टर यानी कि फैक्टर 8 या 9 की डेफिशिएंसी होती है, जबकि वीडब्ल्यूडी में वॉन विलब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी या कि फिर डिसफंक्शन होता है, जो प्लेटलेट एडिशन और फैक्टर 8 की स्टेबिलिटी दोनों को अफेक्ट करता है। ब्लीडिंग पैटर्न भी अलग होता है। हीमोफीलिया में ब्लीडिंग मोस्टली डीप टिश्यू में होती है, जैसे जॉइंट्स में, जिसको हेमोअर्थराइसोसिस कहते हैं, और मसल्स में, हेमेटोमा में। और इसके उलट वीडब्ल्यूडी में ब्लीडिंग मेनली म्यूकोसल सरफेस में होती है, जैसे नोज, गम्स, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और कट्स के बाद प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। इनहेरिटेंस में भी डिफरेंस है। हीमोफीलिया यूजुअली एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है और मोस्टली मेल्स अफेक्टेड होते हैं, जबकि वीडब्ल्यूडी मोस्टली ऑटोसोमल इनहेरिटेंस से होती है और मेल्स और फीमेल्स दोनों इक्वली अफेक्टेड हो सकते हैं। लैब फाइंडिंग्स में हीमोफीलिया में एपीटीटी बढ़ा हुआ होता है और पीटी नॉर्मल होता है, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहता है, जबकि वीडब्ल्यूडी में ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ होता है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है, पीटी नॉर्मल होता है और एपीटीटी नॉर्मल या कि फिर थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो सकता है। ट्रीटमेंट अप्रोच भी अलग है। हीमोफीलिया में मिसिंग क्लोटिंग फैक्टर का फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है, जबकि वीडब्ल्यूडी में डिसमोर्फेसिन DDAVP से वीडब्ल्यूएफ रिलीज बढ़ाया जाता है या कि फिर वीडब्ल्यूएफ कंटेनिंग फैक्टर कंसंट्रेट्स दिए जाते हैं। इस तरह हीमोफीलिया एक प्योर कोएगुलेशन फैक्टर डिसऑर्डर है, जबकि वीडब्ल्यूडी एक मिक्स्ड डिसऑर्डर है जिसमें प्लेटलेट एडिशन और फैक्टर प्रोटेक्शन दोनों अफेक्ट होते हैं। देखिए, बीटी यानी कि ब्लीडिंग टाइम वह टेस्ट है जो ये बताता है कि चोट लगने के बाद बॉडी कितनी जल्दी प्लेटलेट प्लग बनाकर ब्लीडिंग को रोक पाती है। यानी कि यह टेस्ट मेनली प्लेटलेट फंक्शन और कैपिलरी इंटीग्रिटी को एक्सेस करता है, न कि क्लोटिंग फैक्टर को। टेस्ट में स्किन पर एक स्मॉल स्टैंडर्डाइज्ड कट दिया जाता है और ये देखा जाता है कि ब्लीडिंग कितनी देर में रुकती है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम लगभग 2 से 7 मिनट होती है। अगर प्लेटलेट काउंट कम है, जो जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, या कि फिर प्लेटलेट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन स्लो हो जाता है और ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। इसी तरह वॉन विलब्रेंड डिजीज में भी ब्लीडिंग टाइम बढ़ी हुई मिलती है, क्योंकि वीडब्ल्यूएफ की कमी से प्लेटलेट्स डैमेज्ड वेसल पर ठीक से चिपक नहीं पाते। इसलिए बीटी यानी कि ब्लीडिंग टाइम, इसको प्राइमरी हेमोस्टेसिस का टेस्ट माना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हेमोफीलिया में ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रहता है, क्योंकि हेमोफीलिया में प्रॉब्लम क्लोटिंग फैक्टर में होती है, प्लेटलेट फंक्शन में नहीं होती। इसलिए बीटी हेमोफीलिया को प्लेटलेट डिसऑर्डर से डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी यूजफुल होता है। क्लोटिंग टाइम सीटी वह टेस्ट होता है जो ये बताता है कि ब्लड को पूरी तरह क्लोट बनने में कितना समय लगता है। यानी कि यह बॉडी की ओवरऑल कोएगुलेशन एबिलिटी का एक रफ आइडिया देता है। इसमें ब्लड को टेस्ट ट्यूब या स्लाइड पर रखकर देखा जाता है कि फाइब्रिन क्लोट बनने में कितना समय लगाता है। नॉर्मल क्लोटिंग टाइम लगभग 5 से 10 मिनट होता है। अगर बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर की सीवियर डेफिशिएंसी है तो क्लोट बनने में ज़्यादा टाइम लगता है और सीटी बढ़ जाता है। इसी वजह से क्लासिक हेमोफीलिया केसेस में क्लोटिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड मिल सकता है, क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे के इंपॉर्टेंट फैक्टर से यानी कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 एब्सेंट होते हैं और फाइब्रिन क्लोट बनने में डिले होता है। लेकिन सीटी का बड़ा लिमिटेशन ये है कि यह सेंसिटिव टेस्ट नहीं है। यानी कि माइल्ड या मॉडरेट क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी में सीटी नॉर्मल भी आ जाती है, इसलिए यह अर्ली डायग्नोसिस के लिए रिलायबल नहीं मानी जाती। इसी वजह से मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिस में सीटी की जगह पीटी और एपीटीटी जैसे एक्यूरेट टेस्ट यूज किए जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी वह टेस्ट होता है जो ये चेक करता है कि ब्लड को क्लॉट बनने में कितना समय लगता है। जब एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे को एक्टिवेट किया जाता है तब
इस टेस्ट में पेशेंट के प्लाज्मा में टिश्यू फैक्टर और कैल्शियम मिलाया जाता है, जिससे एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है और फिर देखा जाता है कि फाइब्रिन क्लोट बनने में कितना समय लगता है। नॉर्मल पीटी लगभग 11 से 15 सेकंड होता है। पीटी मेनली फैक्टर 7 यानी कि एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे के फैक्टर 10, 5, 2 और 1 यानी कि फाइब्रिनोजेन की फंक्शनिंग को एक्सेस करता है। अगर इसमें से किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी हो या लीवर डिजीज में इनका प्रोडक्शन कम हो तो पीटी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। क्लिनिकली पीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह विटामिन के डेफिशिएंसी और वॉरफेरिन थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए यूज़ की जाती है। विटामिन के की ज़रूरत फैक्टर 2, 7, 9 और एक्स को बनाने में होती है और इनमें से फैक्टर 7 सबसे पहले इफेक्ट होता है। इसलिए विटामिन के डेफिशिएंसी में पीटी जल्दी बढ़ जाती है। वॉरफेरिन ड्रग्स भी विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर को इनहिबिट करती है। इसलिए वॉरफेरिन लेने वाले पेशेंट्स में पीटी या आईएनआर रेगुलेटरी चेक किया जाता है। पीटी हेमोफीलिया में नॉर्मल रहती है क्योंकि हेमोफीलिया इंट्रिंसिक पाथवे का डिसऑर्डर है। एक्सट्रिंसिक पाथवे इम्पैक्ट मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे पर उसका असर नहीं होता। इसलिए अगर पीटी नॉर्मल और एपीटीटी इंक्रीज्ड है तो हीमोफीलिया सस्पेक्ट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो पीटी एक्सट्रिंसिक पाथवे का मेन मॉनिटरिंग टेस्ट है और लीवर फंक्शन, विटामिन के स्टेटस और वॉरफेरिन थेरेपी को एक्सेस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला टेस्ट है एपीटीटी यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। यह वह टेस्ट है जो ब्लड के इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे की फंक्शनिंग को इवेलुएट करता है। इस टेस्ट में पेशेंट के प्लाज्मा में स्पेशल एक्टिवेटर्स फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम मिलाए जाते हैं, जिससे इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है और फिर क्लॉट बनने में लगा हुआ टाइम मेज़र किया जाता है। नॉर्मल एपीटीटी लगभग 25 से 35 सेकंड होता है। एपीटीटी उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को चेक करता है जो इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 8 और साथ ही कॉमन पाथवे के फैक्टर 10, फैक्टर 5, फैक्टर 2, फैक्टर 1। अगर इनमें से किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी हो तो एपीटीटी प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है यानी कि बढ़ा हुआ होगा। क्लिनिकली एपीटीटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेमोफीलिया ए यानी कि फैक्टर 8 डेफिशिएंसी और हेमोफीलिया बी यानी कि फैक्टर 9 डेफिशिएंसी के डायग्नोसिस में, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में एपीटीटी बढ़ी हुई मिलती है जबकि पीटी नॉर्मल रहती है। इसके अलावा हेपरिन थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए भी एपीटीटी यूज़ की जाती है क्योंकि हेपरिन इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर को इनहिबिट करके क्लॉटिंग को स्लो करता है। एपीटीटी लीवर डिजीज, सीवियर विटामिन के डेफिशिएंसी और डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन डीआईसी जैसी कंडीशंस में भी बढ़ सकता है क्योंकि इनमें मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। आईएनआर यानी कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि पीटी पर डिपेंड होती है और अलग अलग लेबोरेटरीज के पीटी रिजल्ट्स को यूनिफॉर्म तरीके से कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है क्योंकि अलग अलग लैब्स में रीएजेंट्स अलग अलग होते हैं। केवल पीटी वैल्यू कंपेयर करना रिलायबल नहीं होता, इसीलिए आईएनआर सिस्टम बनाया गया ताकि वॉरफेरिन थेरेपी जैसी सिचुएशंस में पेशेंट की एंटीकोagulation लेवल सही तरीके से मॉनिटर की जा सके। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में आईएनआर लगभग 1.0 होता है। जब पेशेंट वॉरफेरिन जैसी एंटीकोगुलेंट ड्रग ले रहा होता है तो क्लॉटिंग टेंडेंसी को सेफली रिड्यूस करने के लिए आईएनआर को इंटरनेशनली बढ़ाया जाता है। मोस्ट कंडीशंस में थेरेपेटिक आईएनआर रेंज 2 से 3 के बीच रखी जाती है ताकि क्लॉट बनने से प्रोटेक्शन मिल सके लेकिन ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा न बढ़े। कुछ स्पेशल केसेस जैसे कि मैकेनिकल हार्ट वॉल्व्स में टारगेट आईएनआर थोड़ा ज़्यादा भी रखा जाता है। आईएनआर मेनली एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे की एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि यह
पीटी पर बेस्ड होता है और पीटी फैक्टर 8 तथा कॉमन पाथ के फैक्टर्स को एक्सेस करता है। इसलिए विटामिन के डेफिशिएंसी, लीवर डिजीज और वॉरफेरिन ओवरडोज में आईएनआर बढ़ी हुई मिलती है। देखिए, आईएनआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डॉक्टर यह डिसाइड करता है कि वॉरफेरिन की डोज बढ़ानी है या घटानी है या सेम रखनी है। अगर आईएनआर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट को डेंजरस ब्लीडिंग हो सकती है और अगर आईएनआर कम रहे तो क्लॉट बनने का रिस्क बनता है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो आईएनआर डॉक्टर्स के लिए वॉरफेरिन सेफ्टी मीटर की तरह है जो क्लॉट और ब्लीडिंग के बीच बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। पेशेंट को माइनर कट के बाद भी ब्लीडिंग लंबे समय तक चलती है, बीटी बढ़ी हुई है, पीटी और एपीटीटी नॉर्मल है, तो कॉज क्या है? इसका कॉज है प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट या फिर वॉन विलब्रेन डिजीज। देखिए, बीटीज होती है वो प्राइमरी हेमोस्टेसिस यानी कि प्लेटलेट प्लग को टेस्ट करता है। नॉर्मल पीटी या एपीटीटी बताता है कि कोएगुलेशन फैक्टर ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम में प्लेटलेट एडिशन और फंक्शन में है। जॉइंट ब्लीडिंग हेमरथ्रोसिस के साथ मेल चाइल्ड में एपीटीटी बढ़ा हुआ और पीटी नॉर्मल है, तो मोस्ट लाइकली डिजीज क्या हो सकता है? हेमोफीलिया ए या फिर बी। देखिए, इंट्रिंसिक पाथवे अफेक्टेड है इसमें और एपीटीटी यानी बढ़ा हुआ है और एक्सट्रिंसिक नॉर्मल है यानी कि पीटी नॉर्मल है। तो डीप जॉइंट ब्लीडिंग हेमोफीलिया का क्लासिकल फीचर है यानी कि ऐसी कंडीशन में एक ही डिजीज हो सकती है, हेमोफीलिया। वॉरफेरिन लेने वाले पेशेंट्स में पीटी और आईएनआर बढ़े हुए हैं। रीजन, विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर है वो इनहिबिट हुए हैं। देखिए, जो वॉरफेरिन होता है वो लीवर में फैक्टर्स 2, 7, 9 और 10 की सिंथेसिस को रोकता है। खासकर फैक्टर 7 पहले डाउन आता है, इसलिए पीटी और आईएनआर बढ़ता है इसमें। डेंगू पेशेंट में पैचेस और ब्लीडिंग गम्स दिखाई दे रहे हैं, तो प्राइमरी डिफेक्ट कहाँ पर है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। देखिए, डेंगू में प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन और मैरो सप्रेशन प्लेटलेट काउंट गिराता है, जिससे कि प्राइमरी हेमोस्टेसिस फेल होती है और इसी वजह से पैचेस और ब्लीडिंग गम्स दिखाई देते हैं। सर्जरी के बाद क्लॉट तो बन गया लेकिन वुंड हीलिंग स्लो है और क्लॉट लूज है, तो कौन सा स्टेप डिफेक्टिव है? क्लॉट रिट्रैक्शन का। क्लॉट रिट्रैक्शन प्लेटलेट्स के कॉन्ट्रैक्शन से वुंड एज पास लेके आता है। डिफेक्ट होने पर क्लॉट स्टेबल नहीं रहता और हीलिंग भी डिले होती है। पेशेंट में रिपीटेटिव डीवीटी एपिसोड्स है और यंग एज में थ्रोम्बोसिस हो रही है, तो डिफेक्ट कहाँ पर है? डिफेक्ट है नेचुरल एंटीकोगुलेंट डेफिशिएंसी में, यानी कि नेचुरल कोगुलेंट की डेफिशिएंसी है, जैसे कि प्रोटीन सी, प्रोटीन एस या कि फिर एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। इनहिबिटर्स कम होने से कोएगुलेशन अनचेक्ड रहती है और क्लॉट्स बार बार बनते हैं। स्ट्रोक पेशेंट को टीपीए दिया गया, ड्रग्स का पर्पस क्या है? फाइब्रिनोलाइसिस को बढ़ाकर क्लॉट को डिसॉल्व करना। देखिए, टीपीए प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में बदलकर फाइब्रिन क्लॉट तोड़ देता है और ब्लॉक्ड वेसल्स को रीओपन करता है। बीटी नॉर्मल है लेकिन एपीटीटी काफ़ी बढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम किस सिम्टम में है? प्रॉब्लम है इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे में। देखिए, नॉर्मल बीटी मीन्स प्लेटलेट फंक्शन नॉर्मल है और इंक्रीज्ड एपीटीटी मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी है, जैसे कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की।
लीवर डिजीज पेशेंट्स में पीटी और एपीटीटी दोनों बढ़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि जो क्लोटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस है वो कम हुआ है। देखिए, लीवर मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाता है। डैमेज होने पर मल्टीपल फैक्टर्स कम हो जाते हैं, इसलिए दोनों पाथवे अफेक्ट होते हैं। एस्पिरिन लेने वाले पेशेंट्स में ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाती है, लेकिन प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहता है। क्यों? क्योंकि जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है वो इनहिबिट होता है। एस्पिरिन जो है वो थ्रोम्बोक्सिन ए2 सिंथेसिस को रोकता है, जिससे प्लेटलेट एग्रीगेशन कम होता है। काउंट नॉर्मल रहते हुए भी ब्लीडिंग टाइम इससे बढ़ जाता है।